हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए विशेष सीरीज, जो कि सीरीज आपके सभी विषयों के लिए होगी। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के भी होंगे, 20 रीजनिंग के भी होंगे, 20 हिंदी और 20 आपके जीके जीएस। तो जो कि 80 क्वेश्चन हैं और 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है। तो उसके सभी सब्जेक्टों के लिए 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी। तो उसी सीरीज में ये पहला आया है आपके लिए हिंदी का। तो हिंदी के लिए ये आपके 20 क्वेश्चन लेके आए हैं हम, और ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ये मानो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मानो कम से कम 90% आपके फंसने के चांस रहेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि ह्रस्व दिए गए शब्द का सही विलोम बताइए। ये आपका दिया है ह्रस्व। तो जो ह्रस्व शब्द दिया है इसका हमें क्या बताना है? विलोम। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। छोटा ह्रस्व का मतलब होता है जब छोटा होता है। तो अब इसका जैसे विलोम होगा ह्रस्व का, तो वो क्या होगा? ठीक बड़ा होगा। ह्रस्व को हम छोटा भी कह देते हैं या लघु भी कह देते हैं। तो इसका जो क्या होगा, जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दीर्घ। ह्रस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ। देखते हैं हम इससे रिलेटेड और भी कुछ देख लेते हैं। तो जैसे आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? दीर्घ। और दिए गए विकल्पों में से आपका दीर्घ आंसर सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ का अर्थ, तो दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा और ऊंचा। और ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा, तुच्छ या नीच। तो जैसे ह्रस्व का हम क्या भी बोल सकते हैं? छोटा, तुच्छ और नीच। और जैसे दीर्घ को हम क्या बोल सकते हैं? बड़ा और ऊंचा। तो इसी तरह और भी दिए हैं, जैसे लंबा। लंबा कोई दिया है शब्द, उसका विलोम शब्द क्या होगा? ठेगना। ठेगना अर्थात छोटे कद का। और विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़ा, और विशाल का विपरीत क्या हो जाएगा? छोटा। और बड़े का विपरीत क्या हो जाएगा? छोटा। तो विशाल का भी छोटा होता है विलोम, और बड़ा का भी छोटा होता है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हमें भाग कौन सा ज्ञात करना है? जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अर्थात कोई त्रुटि वाक्य में नहीं है तो उसे, जो ऑप्शन दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं, उसे मुझे चुनना होगा। जैसे इसमें 4 नंबर दिया है कोई त्रुटि नहीं के लिए। तो अब आपका वाक्य दिया हुआ है कि जयपुर में कई दर्शनीय स्थल, जैसे फर्स्ट दिया आपका जयपुर में, सेकंड दिया आपका कई दर्शनीय स्थल, और थर्ड दिया है आपका देखने योग्य, और चौथा है आपका है कोई नहीं त्रुटि। तो हमें यहाँ देखना होगा कि जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि किसी चीज़ का यहाँ पर 2 बार उपयोग किया गया है। जैसे जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दर्शनीय का मतलब क्या होता है? दर्शनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखने योग्य। क्या होता है? देखने योग्य। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि कोई चीज़ जब देखने योग्य पहले ही है, तो फिर हम उसका तीसरे ऑप्शन में क्या दे दिया है कि देखने योग्य। तो किसी चीज़ को यहाँ पे 2-2 बार उल्लेखित किया गया है, तो इसका जो पहले ही दे दिया है कि दर्शनीय स्थल है, तो दर्शनीय स्थल क्या होता है? देखने योग्य होता है। तो यहाँ जो त्रुटिपूर्ण भाग होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? आपका तीसरा भाग। क्या हो जाएगा? आपका तीसरा भाग। ये क्या हो जाएगा? आपका त्रुटिपूर्ण भाग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 3। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ और। जैसे इसका जो त्रुटिपूर्ण भाग है वो क्या है? देखने योग्य। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ है क्यों? तो दिए गए वाक्य में जो शब्द है उसकी क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। यहाँ दर्शनीय, देखने योग्य का एक ही अर्थ, 2 शब्द हैं जिसमें सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः वाक्य के अनुसार सार्थक शब्द दर्शनीय होगा। तो यहाँ पे क्या है? दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य। उससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं कि दर्शनीय मतलब होता है देखने या दिखाने के योग्य या दर्शन के योग्य। तो और भी देख लेते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द। जैसे आपका एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ, भाव को प्रकट करने वाले 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध। अर्थात वाक्य एक ही होता है, उसमें एक ही भाव को प्रकट करने वाले 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य, वो वाला वाक्य मेरा कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है।
तो अब जैसे अशुद्ध रूप दिया है कि वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। अब यहाँ देख लीजिए, वापस और लौट आया, लौटना का भी मतलब क्या होता है? वापस आना होता है या नहीं? तो जब वापस पहले ही दे दिया, फिर लौट आना क्यों दे दिया? तो यहाँ कुल मिला के या तो वापस नहीं देता तो लौट आना दे देता। तो यहाँ कुल मिला के किसी एक का ही हम उपयोग करेंगे जो उपयुक्त हो। जैसे इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वह बहुत जल्दी लौट आया। तो यहाँ क्या है? या तो वह जल्दी वापस आया या वह जल्दी लौट आया। ऐसे ही दूसरा है कि जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो जयपुर में क्या है? दर्शनीय स्थल और देखने योग्य दोनों दे दिए हैं। तो यहाँ किसी एक का उपयोग करेंगे जो कैसा हो? बाकी के लिए उपयुक्त हो। तो यहाँ क्या है? दर्शनीय ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऐसे ही हम उसकी गलती को निकाल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जिसे भय नहीं है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे दिया है आपका जिसे भय न हो। तो आप सभी समझते होंगे जिसे भय न हो अर्थात जो डरता नहीं हो, जिसे मानो बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो। तो इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसे भय नहीं है, तो उसके लिए जिसे भय न हो तो वो क्या होगा आपका? निर्भय, अर्थात जो भय से मुक्त हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? निर्भय। तो निर्भय एक कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। किसके लिए? जिसे भय नहीं हो। या हम कह सकते हैं कि एक वाक्य के लिए एक शब्द बनाना है मुझे, तो यह शब्द आपका क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। अब जैसे और भी उससे संबंधित हैं, जैसे बहादुर। तो बहादुर जैसे कोई कह रहा है कि जो वीर हो, अगर जो वीर होगा वो कैसा होगा? बहादुर होगा। तो जो एक शब्द क्या हो जाएगा? बहादुर। अब यहाँ देखो, जो पद में सबसे बड़ा हो, अर्थात जो पद में सबसे बड़ा होगा। मानो जैसे हमारे 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों में सबसे बड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेष्ठ होगा, वो सबसे श्रेष्ठ होगा। तो जो पद में या मानो किसी भी पद एक या नियुक्ति किसी भी, जैसे अब पद है जैसे प्रधानमंत्री और अदर सारे मंत्री, तो इनमें सबसे बड़ा पद क्या है? जो सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रधानमंत्री होता है। बाकी के मंत्री सब छोटे होते हैं। तो जो श्रेष्ठ होता है अर्थात जो पद में सबसे बड़ा हो। तो इसके बाद देखिए निर्दय। निर माने नहीं और दय माने दया, अर्थात जिसके अंदर कोई दया नहीं हो। जिसके अंदर कोई दया नहीं हो उसे हम क्या कह सकते हैं? निर्दय। क्योंकि उसके अंदर दया का कोई भाव नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्दय। और यहाँ कहीं निर्दयी भी बोल देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अक्षर का समानार्थी शब्द है। तो अक्षर का समानार्थी शब्द होता है आपका हक। क्या होता है? हक। तो वो सॉरी, थोड़ा समझ लीजिए। अक्षर है यहाँ पे। तो अक्षर का समानार्थी शब्द क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, आपके दिए अविनाशी, अन्न, हक और अंदाज। तो ये सारे दिए हुए हैं। तो अक्षर का जो समानार्थी अर्थात अक्षर के जो समान, जो अक्षर का अर्थ होगा और वही किसका अर्थ होगा? उसके समानार्थी का। तो वही तो उसका समानार्थी माना जाएगा। तो अक्षर का अर्थ और अविनाशी का अर्थ सेम एक ही होता है। चलो हम देख लेते हैं उसे। तो दिए गए विकल्पों में से अक्षर का समानार्थी शब्द क्या है? अविनाशी। मतलब जो अक्षर का अर्थ होगा वही अविनाशी का अर्थ होगा। जैसे अविनाशी के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे हरफ, तो ये अक्षर का भी हो जाएगा। ब्रह्म और ओनली आदि वर्ड आते हैं। तो जो अविनाशी जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हरफ होता है, ब्रह्म होता है और का भी मतलब क्या होता है? अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। अर्थात हम देख लेते हैं और भी, जैसे अन्न। क्या होता है? अन्न। तो अन्न का हमारा और भी अन्न जैसे हो जाते हैं, ये भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अन्न को हम क्या कह सकते हैं? अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य और गल्ला। तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं या समानार्थी शब्द होते हैं? अन्न के। इनका सबका जो अर्थ निकलेगा वो सभी एक ही होंगे। जैसे अन्न कह लो, चाहे धान्य कह लो, खाद्यान्न कह लो, शस्य कह लो, गल्ला कह लो, सारा कुछ एक ही होगा। अब हक का मतलब क्या होता है? किसी का स्वामित्व, स्वत्व, कब्जा और आधिपत्य।
तो इन सब का जो अर्थ होता है वो हक होता है। हक मानो किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना। तो ये क्या होता है, जिस पे हमारा अधिकार हो वो क्या होता है, हक होता है। तो ये सभी हक के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। अब अंदाज का देख लीजिए, तो अंदाज का समानार्थी क्या होगा, तखमीना, अटकल और कयास। कह रहे अंदाज लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, अंदाज के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि समानार्थी होता क्या है। तो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द ये क्या होते हैं, एक ही होता है। इनका पर्यायवाची शब्द होता है, मानो पर्यायवाची जैसे कोई एक शब्द है उसका दूसरा भी शब्द हो सकता है, लेकिन अर्थ क्या होगा, सेम होगा। जैसे वो ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ एक ही होगा, वो मेरे क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे हवा और समीर, जैसे समीर को हम हवा कह सकते हैं, हवा को समीर कह सकते हैं। कुल मिला के इसका अर्थ क्या है, दोनों का क्या है, वायु है। मानो वायु को भी हवा कह सकते हैं, समीर को भी वायु कह सकते हैं, तो ये क्या है, उसके समानार्थी शब्द है। और अनिल, वायु, ये सारे क्या है, सब समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो यहाँ देख लीजिए को, तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बात एक ही होती है। तो ऐसड़ा है, यहाँ पे क्या है, ऐसड़ा। तो ऐसड़ा क्या है, हमारा ऐसड़ा दिया हुआ शब्द है एक। ऐसड़ा ये कैसा है, तत्सम या तद्भव है, तो ये तत्सम है। कैसा शब्द है ये, तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृति शब्दों के समान होते हैं, तो ये कैसा है, तत्सम शब्द है। अब इसके लिए देखते हैं कि ऐसड़ा का समानार्थी क्या हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में दिए हैं, अभिलाषा दिया है, लालच दिया है, प्यार दिया है, लोभ दिया है। तो ये क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अभिलाषा। क्या होगा सही आंसर, अभिलाषा। चलो अब इससे संबंधित और भी हम देख लेते हैं क्या है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, अभिलाषा। क्या है, अभिलाषा। अब इसके अन्य समानार्थी शब्द होते हैं, अभिलाषा मानो किसी के प्रति इच्छा प्रकट करना या आकांक्षा रखना या कामना करना या हसरत करना। तो ये क्या है, जैसे किसी के प्रति किसी की अभिलाषा होती है या किसी की इच्छा व्यक्त करना होता है या आकांक्षाएं होती हैं, कामना होता है, हसरत होता है, तो ये सभी कैसे होते हैं, ऐसड़ा के समानार्थी शब्द होते हैं। तो ऐसड़ा का समानार्थी शब्द अभिलाषा भी होता है, तो अभिलाषा का भी समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, इच्छा, आकांक्षा, कामना, हसरत। और ऐसड़ा एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ऐसड़ा कैसा है, तत्सम, अर्थात संस्कृत शब्दों के समान शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अन्य विकल्प भी हैं, इसके देख लीजिए। जैसे लालच के समानार्थी, जैसे लालच, लालच का समानार्थी अर्थात क्या, पर्यायवाची शब्द, जैसे लिप्सा, तृष्ण, प्रलोभन और लालसा, ये सब क्या होते हैं, लालच के। तो अब उसके बाद देखते हैं प्यार के समानार्थी शब्द। तो प्यार, प्यार का क्या होता है, ममता, अनुराग, प्रणय, ये सब किसके समानार्थी शब्द हैं, प्यार के। जैसे अभी पूछ ले कि प्रणय का बताऊं, तो प्रणय का प्यार हो जाएगा, अनुराग भी हो जाएगा, ममता हो जाएगा। किसी एक का दिया हो तो इसे में से बाकी के जो सब बचे होते हैं वो उसके हो जाते हैं समानार्थी। तो लोभ के समानार्थी शब्द, जैसे लोभ है, तो लोभ का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तृष्णा है, लिप्सा है, तो ये सब किसके हो जाते हैं, लोभ के। तो और तृष्णा का क्या हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, लिप्सा का क्या हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, लिप्सा का तृष्णा भी हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखते रहेंगे आगे भी। तो अगला क्वेश्चन, जैसे घड़ियां गिनना, घड़ियां गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। जैसे ये घड़ियां गिनना, जैसे कोई व्यक्ति जैसे अंतिम अवस्था में होता है या मृत अवस्था में होता है, मानो मरने के कगार पे होता है, तो वो क्या करता है, क्या उसकी घड़ियां चल रही हैं, वो आदमी घड़ियां गिन रहा है क्योंकि उसकी अंतिम सांस होने वाली है। तो कुल मिला के वो क्या होता है, किसी चीज की बेचैनी से हम प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, क्या उसकी मृत्यु आने वाली है, भाई काफी परेशान है, बुजुर्ग है। तो उस शब्द के लिए जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वो क्या होगा, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। मानो किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात तभी तो हम घड़ियां गिन रहे हैं। तो इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं हम। तो घड़ियां गिनने का मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। अब बाकी का प्रयोग क्या है, जैसे राजा के दादाजी की
दादाजी अपने मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं। और कोई राजा है, राजा के दादाजी हैं, वो कैसे होंगे, दादा हैं भाई, सीधे हैं, तो बुजुर्ग होंगे तो उनके अंतिम अवस्था चल रहा है मृत्यु का, तो वो क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब तो वो मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं, मतलब उनका अंतिम समय आने वाला है। तो यही सारा कुछ है। और की पॉइंट में भी देख लेते हैं, जैसे अन्य विकल्प हैं, जैसे गांठ, गांठ में बांधना। गांठ में बांधना मतलब किसी चीज को गांठ में बांधना, मानो वो आपका क्या है, उसे आप खूब याद करोगे, अर्थात वो आपको काफी दिनों तक याद रहने वाली चीज है, तभी तो हम उसे क्या कर रहे हैं, गांठ में बांध रहे हैं, तो खूब याद रखना। अब जैसे कोई बात किसी ने कह दी, किसी के लगी हुई बात, तो वो क्या कहते हैं, ऐसे तो मैंने गांठ में बांध ली, तो यही होता है। अब देखें, जैसे अंतिम सांस गिनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मृत्यु के अत्यंत करीब होना। जैसे आप अंतिम सांस गिर रहे हो, तो क्या हो, आप मृत्यु के अत्यंत करीबी हो या मृत्यु के अत्यंत पास हो। अब जैसे संजय को खबर कर दो, घर आ जाए, उसके पिता आखिरी सांसें गिर रहे हैं, अर्थात किसी का अंतिम समय आने वाला है, तो लोग क्या कहते हैं, वो आखिरी सांसें गिर रहे हैं, अब तो जाने वाले हैं। तो जैसे गिनती करना, अब गिनती करना अर्थात गिनना, वस्तुओं को गिनना, तो इसका भी वस्तुओं के परे समुच्चय के तत्वों को ढूंढने की क्रिया है। मानो गिनती करना है, तो ये गणना करना या गिनना। उसके और भी उदाहरण, जैसे तारे गिनना। तारे गिनना समझते हो, तारे कब गिनते हो, याद होगा, जब किसी एग्जाम को देने जाते हो और आपका कुछ आता नहीं है, तो फिर ऊपर तारे गिनना या गाटर गिनना, बात एक ही है। तो वो क्या है, फिर आपको क्या है, वो सारी नींद खो जाती है आपकी, कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो तारे गिनना, तो ये क्या, आपको रात को नींद ना आना। और जैसे वाक्य प्रयोग, जब रेशमा के बच्चे विदेश गए, तो रात में तारे गिनती रहती है, अर्थात मानो किसी माँ का पुत्र कहीं बाहर चला जाए, तो फिर क्या होता है, उसे थोड़ा वही है, ममता वहाँ जागृत हो जाती है, तो थोड़ा उसे नींद नहीं आती है, तो उसी कारण वो क्या गिनती है, माँ रात को तारे गिनती है। अब बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ है बाल बाल बचना। कहते हैं जैसे कहीं एक्सीडेंट से कोई आदमी बच जाए, करे वो तो बाल बाल बच गया भैया। तो बाल बाल बचना अर्थात क्या है, किसी कठिन मुश्किल या कठिन परिस्थिति से गुजर जाना या बच जाना, या मुश्किल परिस्थिति से बच जाना। तो ये सब का अर्थ क्या होगा, मुश्किल से बच जाना या कठिन परिस्थिति से बच जाना या निकल जाना। तो ये क्या है, बाल बाल बचना। अब वाक्य प्रयोग है, जैसे विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। तो ये सब क्या है, ये प्रयोग होते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या भारतीय उच्च लंदन में भी है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। अब भारतीय उच्च लंदन में भी है और रिक्त स्थान में उचित शब्द भरकर वाक्य को पूरा करो। अब यहाँ आप देख लीजिए, आप एक एक नीचे से हम शुरुआत करते हैं। जैसे भारतीय उच्च आयोग लंदन में भी है, तो उच्च आयोग तो भाई जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आयोग तो आपके देश में होते हैं। और लंदन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या जाएंगे आपके, अब उच्चायुक्त ये हो नहीं सकता है, उच्च आयुक्त ये भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, उच्चायुक्त। तो जो उच्चायुक्त होते हैं वो अदर देशों में भी होते हैं, जबकि आयोग आपका देश में होगा। तो जैसे भारतीय उच्च आयोग लंदन में भी है, तो यहाँ सही जो उपयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा, आयुक्त। तो और भी देख लो इससे संबंधित। तो जो आयुक्त शब्द है वो कैसा है, शब्दानुसार सही है। अदरवाइज आयोग उच्च आयोग भरोगे तो उच्च आयोग अपने देश में होता है, न कि आयुक्त। तो यहाँ देखते हैं आयुक्त का अर्थ क्या होता है, अभिकर्ता। आयुक्त का अर्थ क्या होता है, अभिकर्ता। तो ये प्रस्तुत वाक्य में आयुक्त शब्द उपयुक्त होगा, सही विकल्प अर्थात क्या होगा, आयुक्त। तो यहाँ देख लेते हैं, अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। जैसे अयुक्त, अयुक्त का अर्थ क्या होता है, जैसे अयुक्त ये दिया है, तो अयुक्त का अर्थ अर्थात उसका अर्थ होगा जो जुड़ा हुआ ना हो, अयुक्त। जो युक्त माने क्या होता है, जुड़ा हुआ, और अमाने नहीं, तो जो जुड़ा हुआ ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अयुक्त। तो जैसे वह भगवान से अयुक्त होकर भी जीता, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, अर्थात भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, और फिर भी वह क्या हो गया, जीत गया। और जैसे युक्त, युक्त या परिपूर्ण, ठीक है। तो युक्त मानो किसी चीज से जुड़ा हुआ होना होता है, और इस संदर्भ में सही उपयुक्त नहीं है। जैसे उसका जीवन नशे से युक्त है, क्या है, उसका जीवन नशे से युक्त है। तो जैसे कोई आदमी है, जैसे कह देते हैं युक्त है, तो अर्थात वो उस चीज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं आयोग, आयोग का मतलब होता है नियुक्ति। तो इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, मानो उस वाक्य के संदर्भ में ये आयोग उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे संघ लोक सेवा आयोग,
मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो ये सब क्या होते हैं, ये अपने देश में होते हैं, और जो उच्चायुक्त होते हैं वो फॉरेन या विदेशों में होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। जैसे अब शब्द दिया है, अब हमें इसमें ऐसा शब्द मानो पॉइंट ज्ञात करना है जिसमें कोई क्या हो, त्रुटि हो। अगर त्रुटि कोई वाक्य में नहीं है तो हम किसके चुनेंगे, 4 नंबर को चुनेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मुझे तुम्हारा बातें सुननी पड़ी, मुझे तुम्हारा बातें सुननी पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, तो जो पहला क्या दिया है आपका, मुझे। अब यहाँ क्या कह रहा है, बातें सुननी पड़ी। तो बातें सुननी पड़ी, बातें कैसी, यहाँ पे जो भी कोई त्रुटि या विकार होता है तो वो लिंग से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बातें सुननी पड़ी, अब ये कैसा है, पड़ी, तो यहाँ पे मानो स्त्रीलिंग जैसा आ रहा है, तो वहाँ पे उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, तुम्हारी। तो यहाँ तुम्हारा की, या तो यहाँ बातें सुनना पड़ा, पड़ी नहीं होता तो यहाँ पे तुम्हारा चल जाता। अब यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे क्या है, पड़ी, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी। तो अब देखो यहाँ तो जो लिखाई है वो तो सही है, तो मुझे तुम्हारी बातें सुनना पड़ी, तो हमें तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो यहाँ पर जो वाक्य में अशुद्धि है वो क्या है, एक तो हो गया मेरा मुझे, दूसरा क्या हो गया, तुम्हारा। तो गलती कहाँ है, तुम्हारे ही में तो है, तो तुम्हारे की जगह क्या होना चाहिए था, तुम्हारी। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो जैसे विकल्प भाग 2 तुम्हारा में क्या है, अशुद्धि है, अब बाकी में तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो यहाँ पे जो क्या है, मैंने कही थी जो लिंग संबंधी होती हैं, कैसे, तुम्हारा और तुम्हारी। तो यहाँ देख लीजिए, ये और भी हैं कुछ उदाहरण। जैसे अशुद्ध रूप दिया है, जैसे बेटी पराए घर का धन होता है। अब बेटी पराए घर का धन होता है, अब होता है कि होती है, बेटी क्या है, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के क्या आएगी, यहाँ पे ती आएगी। तो जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगी, बेटी पराए घर का धन होती है। ऐसे ही और भी हैं, देख लो। जैसे आज तुमने नया पोशाक पहना, आज तुमने नया पोशाक पहना। अब देखो पोशाक कैसा होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे क्या है, पोशाक पहना नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पहनी। तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा कि आज तुमने नई पोशाक पहनी। उसी के बाद देखते हैं हम अगला अशुद्ध रूप है, जैसे मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। अब यहाँ पे देखो बातें भी कैसी हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो यहाँ तुम्हारा दिया, तुम्हारा की जगह हम क्या करेंगे, तुम्हारी। तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे किस शब्द की वर्तनी सही है। ये तो मोस्टली कईयों एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये। जैसे उज्ज्वल है ना, तो उज्ज्वल के लिए इसमें कौन सा सही उज्ज्वल होगा, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे उज्ज्वल, ये उज्ज्वल, ये भी उज्ज्वल और ये भी उज्ज्वल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, लड़कों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ कुल मिला के हम ऐसी चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ देखो ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे उज्ज्वल है, अब यहाँ पे क्या है, बड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ देख लो, जैसे ये वाला है, ये दूसरे नंबर वाला, जैसे उज्ज्वल, यहाँ पे क्या है, उज्ज्वल। तो हमें पता है कि जो उज्ज्वल होता है उसमें दोनों जा आधे होते हैं, और इसमें क्या है, एक आधा है दूसरा पूरा है। तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अब ये देख लो, इसमें खाली एक आधा ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ होगा, और दोनों जहाँ होंगे वो आधे होंगे, फिर उसके बाद वाह होगा और ला होगा। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, वो उज्ज्वल ये हो जाएगा। तो यहाँ भी दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, आपका उज्ज्वल होगा, और उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ, सफ़ेद और रोशन। तो उज्ज्वल का ये समानार्थी शब्द कह लो या आप पर्यायवाची शब्द कह लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ जो नीचे शब्द दिए हैं उसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा शब्द होगा, तो उसी को हमें भरना है। जैसे सफलता की देवी तिलक करने से पहले, किसकी देवी, सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती है, देखते हैं। तो सफलता की देवी तिलक करने से पहले भाग लेती है, क्या सही लग रहा है आपको, तो नहीं हो सकता। सफलता की देवी तिलक करने से पहले पैसा लेती है, कोई देवी पैसा लेती है क्या, तो ये नहीं हो सकता है। और सफलता की देवी तिलक करने से पहले तिलक लेती हैं,
तो यहाँ देख लो, जब तिलक पहले ही दिया है और तिलक दोबारा उपयोग होगा तो ये कैसा हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब आपका क्या बचा, खाली परीक्षा। अब इसे हम देख लेते हैं कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या लेती हैं, परीक्षा लेती है। तो ये हमारा क्या होगा, उपयुक्त होगा, किसके लिए, रिक्त स्थान के लिए। तो इसके बाद हम और भी कुछ देख लेते हैं। तो जैसे पर्वती शब्द का वाक्यांश होगा, तो जैसे यहाँ पे शब्द दिया है आपका पर्वती, थोड़ा समझने की बात है यहाँ पे। तो पर्वती, अब जैसे हम लोग कह देते हैं कि आप शहरी हो या नगरी हो, तो शहरी क्या होगा, शहर में रहने वाला होगा, उसे ही तो हम कहेंगे शहरी, शहर में रहने वाला, उसे ही तो शहरी कहेंगे। और नगरी, नगर में रहने वाला होगा। तो जब मानो जैसे यहाँ जैसे शहर में रहने वाला तो शहरी हो गया, नगर में रहने वाला नगरी हो गया, तो पर्वत पर रहने वाला कौन होगा, पर्वती होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, आप देख लीजिए, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, जो पर्वत पर रहने वाला हो। क्योंकि जो री आ गया ना, जैसे पर्वती तो पर्वत पर रहने वाला, शहरी तो शहर में रहने वाला, नगरी तो नगर में रहने वाला। तो यहाँ पे इसी के बाद देख लेते हैं। अब जैसे ग्रामीण, तो ग्रामीण भी आ जाता है, तो गांव में रहने वाला होगा। अब जैसे जो पर्वत पर रहने वाला होता है उसके लिए क्या कहेंगे, पर्वती। और पर्वती का पर्यायवाची क्या होते हैं, पहाड़ी, पहाड़ संबंधी, पहाड़ पर रहने वाला या बसने वाला। जैसे कह देते हैं यह तो पहाड़ी है, पहाड़ी अर्थात पहाड़ी वो पहाड़ पर रहता है तभी तो वो पहाड़ी है। और जैसे पहाड़ संबंधी, वो पहाड़ से संबंध रखता है अर्थात पहाड़ों पर रहता है तभी तो संबंध होगा। तो ये सारा कुछ है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाते हैं। और उसी से संबंधित और भी देख लेते हैं। जैसे भाषा को सुंदर या आकर्षक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य के लिए एक शब्द कहलाता है। मानो हम किसी एक वाक्य का उपयोग न करके किसी एक शब्द का उपयोग कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, वो एक शब्द हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो यही होता है, उससे क्या हो जाता है, भाषा सुंदर भी बन जाती है और कई शब्द का उपयोग न करके हम किसी एक शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके, तो जिसकी कल्पना न की जा सके वो कैसा होगा, अमाने नहीं। और कल्पनी, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनी मतलब कल्पना न की जा सके। तो ये हो गया, अर्थात जिसकी कल्पना न की जा सके वो कैसा हो जाएगा, अकल्पनीय, और जिसकी कल्पना की जा सके वो कैसा हो जाएगा, कल्पनीय। तो ठीक है, ये सारा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला। दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ये आपका रेखाखंड दिया है तो इसके लिए किसी हमें उपयुक्त खंड का चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली उपयुक्त शब्द चुनना है। तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो जैसे हमारा दिया है, इसी की जगह दूसरा शब्द हमें लगाना है और कुछ चेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिया है उसमें, बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, बिना पैसे का। अब आप भी यहाँ देख लीजिए, इसमें जो त्रुटियां होंगी वो कैसी होंगी, कारक संबंधी होंगी। कैसी होंगी, कारक संबंधी त्रुटियां होंगी। अब आपको पहचान करना है कि बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, क्या ये सही है? ये तो दिया है, पहले से ही पता है कि ये तो कहीं गलत है, उसका हमें शुद्ध देखना है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि बिना पैसे से किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, क्या ये सही हो सकता है, बिना पैसे से? तो ये कैसा होगा, गलत होगा। बिना पैसे को किसी भी आदमी को, तो ये तो दिख रहा है कि मानो ये तो गलती है। तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तीसरा देखो, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या पैसे और आदमी के बीच में क्या है, संबंध को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ संबंध कारक होगा आपका। संबंध कारक का जो पहचान होती है वो क्या होती है
कि बाकी में क्या है, काकी के रारी रे नानी ने। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पैसे और आदमी के बीच संबंध को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ जो आया है वाचक शब्द या जो अक्षर वो क्या है, काकी के रारी रे नानी ने। तो यहाँ क्या है, बिना पैसे के किसी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो यहाँ जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला होगा या तीसरा ऑप्शन होगा। और ये तो दिया ही है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो पहले ही से गलत है। तो यहाँ कुल मिला के इसके लिए जो सही शब्द होगा कि बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो यहाँ संबंध कारक संबंधी त्रुटि थी। आगे देखते हैं। तो क्या है, उपरोक्त वाक्य में संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है या त्रुटि है। तो संबंध कारक चिन्ह से या के द्वारा, ठीक है, संबंध कारक क्या होगा, से या के द्वारा। तो पैसे के द्वारा, भाई पैसे के द्वारा आदमी को सम्मान मिलता है, तो यह संबंध पैसे से था। तो जैसे ये कारक से संबंधित कुछ अन्य वाक्य हैं, जैसे अशुद्ध वाक्य, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। तो वह शहर के खिलौने लाके बेचता है कि शहर से खिलौने लाके बेचता है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्या है, अशुद्ध है, और ये क्या है, शुद्ध है। तो शहर के नहीं, शहर से लाकर खिलौने बेचता है। तो राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, राधा का और कृष्ण का। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे राधा का और कृष्ण का दोनों का अलग अलग दिया है। अब हम क्या कर दें, राधा कृष्ण का कर दें, तो राधा और कृष्ण का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, का बार लिखने की हमें बार बार आवश्यकता नहीं होगी, और बाकी मेरा कैसा हो जाएगा, शुद्ध। तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। उसी हिसाब से हम देखते हैं, ये घर पर सब कुशल हैं। घर पर सब कुशल हैं। तो घर पर, तो घर पर सब कुशल हैं, पर घर पर नहीं, घर में कोई आदमी होता है तो घर पर होता है या घर में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी ये कारक संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पे क्या है, तो घर में सब कुशल हैं, तो ये सही होगा। उसके बाद वह लड़का पीटता है, वह लड़का पीटता है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि वह लड़का पीटता है, किसको पीटता है, या लड़का खुद पीटता है। तो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे, तो वह लड़के को पीटता है, ठीक है, वह लड़के को पीटता है। तो ये सारा कुछ हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कारक संबंधी त्रुटियां थी। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब ये आ गया आपका मुहावरा। क्या है मुहावरा, हाथ डालना। हाथ डालना, जैसे आप समझते हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और कोई दूसरा आदमी उसमें आके क्या कर देता है, टोकने लगता है या कुछ करने लगता है, तो आप क्या करते हो, अरे भाई हमारे काम में हाथ मत डालो, आप टोकते हो। तो आप किसी काम को क्या कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, उसे वो क्या करता है, आके उसमें वो हाथ डालता है, आपको टोकना चाहता है। तो हाथ डालने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, शुरू करना। क्या हो गया, शुरू करना। तो जैसे आप किसी को, मानो दूसरा हाथ डाल रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, शुरुआती तो कर रहा है। जैसे मैं कोई एक ऐसे या निबंध लिख रहा हूँ, अब उसमें दूसरा आया बोले ऐसा करो, ये नहीं ये लिखो, तो वो क्या कर रहा है, अपनी शुरुआती तो कर रहा है उसमें। तो वो क्या करता है, हाथ डालना। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, शुरू करना। तो देख लीजिए। और तो जो मुहावरा होता है, जो मुहावरा शब्द है वो किसका शब्द है, अरबी भाषा का। ये कभी कभी पूछ भी लेता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो ये किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है, आदि होना या अभ्यास होना। और कुछ विद्वान लोग हैं उसे क्या भी मानते हैं, वाग्धारा भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं, वाग्धारा। तो मुहावरा शब्द जो उसका सामान्य अर्थ, जो मुहावरा शब्द है उसका सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जो मुहावरा होता है, जो उसका सामान्य अर्थ निकलता है, उससे वह विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मुहावरा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य सौंदर्य को बढ़ाने में किया जाता है। तो सीधी बात है, मुहावरा क्या करता है, किसी वाक्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है या सौंदर्यता को निखारता है। अब इसके प्रयोग मात्र से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण और रोचक बन जाती है। जैसे मुहावरे का प्रयोग कर दो तो क्या हो जाता है, जैसे व्यक्ति पर क्या पड़ जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है, और कैसा बन जाता है, वाक्य मेरा रोचक हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। तो और भी मुहावरे कुछ हम देख लेते हैं। जैसे खेल खिलाना, खेल खिलाना होगा यहाँ पे। जैसे किसी को खेल खिलाना,
खेल खिलाना का मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, खेल खिलाते हैं। उन्हें क्या करते हैं, जैसे कुछ उठा लिया फिर भगा रहे हैं पीछे, तो ये क्या करना, उन्हें परेशान करना। खेल खिलाना, किसी को परेशान करना। वाक्य का प्रयोग, जैसे खेल खिलाना, जैसे छोड़ो और साफ साफ कह दो कि तुम्हारा इरादा क्या है। जैसे कोई लोग होता है किसी को परेशान कर लेता है तो कहता है अरे बड़ा खेल खिला रहा है भैया वो तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात क्या हुआ, स्वार्थ सिद्ध करना। कुछ लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो खाली अपने स्वार्थ के लिए किसी काम को करना चाहते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाली अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहते हैं लोग वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो वो खाली स्वार्थ भाव में कर रहा है अपना। तो इसका प्रयोग, जैसे अर्चना ने हमेशा अपने काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया है। अपना उल्लू सीधा अर्थात ये कैसा है, अपना स्वार्थ सिद्ध किया उसने, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ईंट से ईंट बजाना, तो ये तो सब समझते ही हो। ईंट से ईंट बजाना तो पूरी तरह से क्या, समाप्त कर देना। अगर आप ईंट से ईंट बजाओगे तो क्या होगा, ईंट से ईंट बजाओगे तो दोनों ही ईंटें फूट जाएंगी अर्थात समाप्ति हो जाओगे। तो ये क्या है, पूरी तरह से समाप्त कर देना। जैसे यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की कोशिश भी करेगा, यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने की कोशिश भी करेगा तो भारत की बहादुर सेना उसकी ईंट से ईंट बजा देगी अर्थात पाकिस्तान को खत्म कर देगी। तो कान पर जूं न रेंगना, कान पर जू न रेंगना, किसी भी बात का असर न होना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उससे चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो किसी का असर ही नहीं होता है उनकी बातों पे। वो क्या करते हैं, इससे सुना कह देते हैं, वो इस कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है अर्थात उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। तो इसका क्या है, कान पर जू न रेंगना अर्थात उसे कुछ किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है। जैसे सीमा को कितना भी समझा लो पर उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें किसी की बात का कोई असर ही नहीं पड़ता, चाहे उसे उल्टी कहो सीधी कहो, पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, जैसे अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। जैसे आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और किसी कारणवश या मानो आपका भाई किसी किसी का लक भी काम कर जाता है, उसे जॉब मिल गई, तो वो क्या हुआ, मानो उसने कुछ पढ़ाई नहीं की और उसे जॉब भी मिल गई, तो वो क्या हुआ, अंधे के हाथ बटेरी तो लग गई। अब वो उसके योग्य नहीं था लेकिन फिर भी उसे क्या है, वो चीज़ प्राप्त हो गई। तो ये क्या है, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना, इसका ये क्या हुआ, अर्थ हुआ। तो इसके बाद देख लेते हैं और भी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द या विपरीत, बात एक ही होती है, जो उसका विपरीत अर्थ दे। तो सहज क्या होता है, सहज का मतलब होता है सरल या कोमल। तो सहज मानो जो सहजता से प्राप्त हो जाए, और सहज का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, जो सरलता से आपको प्राप्त हो रही है और कोई चीज़ कैसी हो, कठिन प्राप्त हो या कठिन तरीके से प्राप्त हो, तो वो क्या हो जाएगा, सहज का विलोम हो जाएगा। तो सहज का अब दिया है कठोर, शुष्क, कर्कश और कठिन। तो सहज माने होता है सरल, और सरल का अर्थ क्या होगा, कठिन। तो यहाँ जो सही आंसर होगा, सहज का विपरीत क्या होगा, कठिन। तो देखते हैं आगे और भी कुछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कठिन। और सहज का विलोम क्या होता है, कठिन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और सहज का जो अर्थ भी होता है वो क्या होता है, सरल या सुगम। और कठिन का अर्थ क्या होता है, विकट या मुश्किल। कहते हैं विकट परिस्थिति चल रही है, मुश्किल परिस्थिति चल रही है, कैसा चल रहा है, कठिन समय चल रहा है भाई। तो यहाँ देखते हैं और भी विकल्प हैं। जैसे कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर का मतलब क्या होता है, कठोर का विलोम कोमल। और शुष्क, शुष्क कैसा होता है, जिसमें नमी न हो अर्थात, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र, जैसा गीला। और कर्कश का विलोम क्या होता है, कर्कश मानो कर्कश होते हैं जैसे किसी को चुभने वाला। और मधुर क्या होता है, मीठी वाणी वाला अर्थात जिसमें मधुरता हो, मिठास हो। और विलोम शब्द, और भी विलोम शब्द हैं उसके देख लीजिए। जैसे अवनत, अवनत, अवनत होता है किसी चीज़ का अवनत, अवनत, नत माने होता है झुकना, और अव माने नीचे की तरफ अर्थात नीचे की तरफ झुकना, और उसका उन्नत क्या होता है, ऊपर की तरफ उठना। ठीक है, तो यहाँ अवनत मतलब नीचे की तरफ झुकना, उन्नत मतलब ऊपर की तरफ उठना। अब यहाँ देख लीजिए, अवनत उन्नत हो गया आपका कटु
कटु माने कैसा होता है कड़वा, और मधुर माने क्या होता है मीठा। और सखा माने क्या होता है, सखा माने सखा या मित्र। सखा किसका पर्यायवाची होता है, मित्र का। और शत्रु, तो सखा का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु। ठीक है, और इसे क्या और बोलते हैं, दुश्मन। और यहाँ भी है एक गुप्त। जैसे गुप्त, जैसे कहते हैं गुप्त और प्रकट, तो गुप्त माने होता है किसी चीज को गुप्त या छिपा कर रखना। गुप्त क्या होता है, जिसे छिपा कर रखा हो, गुप्त अर्थात छिपाना। और प्रकट मानो किसी चीज को उजागर करना। ठीक है, तो ये सारी चीज होते हैं। जैसे गुप्त का क्या होगा, प्रकट विलोम, और जैसे छिपाना और किसी को उजागर करना, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रकट होता है वो उजागर का समानार्थी होता है, और गुप्त होता है वो छिपाना का होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्न गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आपका ये गद्यांश दिया है और उसमें आपके जगह जगह क्या दिए हैं, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में हमें उसी हिसाब से भरना है जैसे उनके रिक्त स्थान दिए हैं। तो पहला दिया है, जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे अपना स्वभाव छोड़ना किसी के, अपना स्वभाव छोड़ना किसी के, फिर है आपका खाली स्थान दिया है, और मैं नहीं है। तो हम खाली इतनी ही बात करते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं देखते हैं। अब इसमें से लगाते हैं, जैसे अपना स्वभाव छोड़ना किसी के पैर में नहीं है, क्या ये हो सकता है, तो गलत। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के आँख में नहीं है, क्या ऐसा सुना है कभी, तो गलत। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के दिमाग में नहीं है, तो दिमाग चीज़ एक अलग होती है। अब दिमाग किसी व्यक्ति का ही तो होगा, लेकिन वो कह रहा है अपना स्वभाव छोड़ना किसी के, मानो अपना स्वभाव किसी दूसरे के प्रति कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है, अपना दिमाग तो उसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दिमाग भी नहीं हो सकता है। अब वो कह रहा है अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है, तो ये तो कैसा हो सकता है, सही हो सकता है। तो अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है, तो ये पहला भर गया। उसके बाद देखते हैं अगला, तो ये दूसरा हो गया। अब दूसरे वाले में देखना है, अब मुझे पहला वाला नहीं पढ़ना है, दूसरा ही पढ़ना है। तो दुष्ट एवं स्वार्थी, दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कि कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना, तो ये दिया है आपका, कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। मानो कोई दुष्ट या स्वार्थी व्यक्ति है तो उससे हम बचकर चलते हैं, सीधी बात है। तो दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना बदल सकता है। अब इसमें से क्या बदल सकता है, दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना क्या बदल सकता है, नाचना, सही है क्या नहीं हो सकता। अब देखो घूमना, दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना घूमना बदल सकता है, तो ये क्या है, वाक्य के हिसाब से सही फिट नहीं हो रहा है। अब देखो दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना सोना बदल सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या बदल सकता है, खाली व्यवहार। तो दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए क्या बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है। अब उसके बाद देखते हैं अगला कि निम्नलिखित गद्यांश में, ये तो पूरा दिया है। अब उसके बाद ये देखते हैं, बदल सकता है परंतु मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। यहाँ तक तो पहले बता ही दिया था, बदल सकता है। जैसे अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है, दुष्ट स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कि कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना क्या बदल देते हैं, बताया था कुछ, व्यवहार बदल सकता है, परंतु क्या मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। परंतु यहाँ ये तीसरा दिया है, मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। अब क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। नौकरी मिलने से आदमी सुधरता है या बिगड़ता है तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि परंतु बाजार मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा, तो ये सही मैच नहीं कर रहा है कि बाजार। घर मिलते ही, घर पे भाई नहीं दिखाएगा ऐसा कुछ, खाली क्या इसमें सही बैठ रहा है अवसर, कि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसे क्या मिलेगा, परंतु
अवसर मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। जैसे दुष्ट व्यक्ति है वो कुछ पल के लिए तो अपना व्यवहार बदल देगा या व्यवहार बदल सकता है, परंतु अवसर मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर क्या हो जाएगा, उतारू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला। अब ये 4 नंबर बढ़ना है, तो 4 देखते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि अवसर मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि करेला मीठा नहीं हो सकता, करेला मीठा नहीं हो सकता, एवं सांप विष की जगह, सांप भाई विष देता है तो विष की जगह अर्थात इसका विलोम ही आएगा। अब विष का विलोम क्या होता है, कीचड़, पानी, दूध, अमृत, क्या होता है इसमें से, अमृत। क्योंकि करेला मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी बात है, हमें पता है कि करेला कैसा होता है, कड़वा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, विलोम शब्दों का उपयोग हो रहा है। जब कड़वा होता है तो करेला मीठा नहीं हो सकता, तो विष क्या नहीं हो सकता, अमृत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अमृत। ठीक, तो ये हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे अमृत नहीं हो सकता या अमृत नहीं उगल सकता। तो यहाँ देखो, अब पांचों बराबर नहीं होती, ये तो सभी पता है, लोग भी कह देते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ आपके क्या है, पांचों कान, क्या कान 5 होते हैं, तो गलत। आँख 5 होती हैं, गलत। नाक 5 होती हैं, तो गलत। आपका क्या बचा, खाली उंगलियां ही तो 5 होती हैं, और ये कैसी नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो कुल मिला के ये आपके पांचों हो गए। पहले में आपका क्या भरा गया था, हाथ, पहला क्या भरा गया था, हाथ। और दूसरा क्या भरा गया था, व्यवहार, क्या, व्यवहार। और तीसरा आपका क्या मिला था, अवसर। और चौथा आपका क्या, विष, विष का विलोम क्या था, अमृत। और पांचवा आपका क्या है, उंगलियां। तो ये कुल मिला के आपके पांचों रिक्त स्थान भर गए हैं। तो ऐसे ही हम हर रोज आपके लिए ये, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, तो सभी के लिए ऐसे ही 20 क्वेश्चन लाते रहेंगे पर डे। तो कृपया करके आप इन सब को देखना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए एक विशेष सूचना और है एसएससी जीडी वालों के लिए। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि मेरा एक एप्लीकेशन आ चुका है। हाँ, एमआर के स्टडी करके हमारा एक क्या है, एक एप्लीकेशन आ चुका है। और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। अब क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि एसएससी जीडी के इस पे आपको क्या मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट। और आपको इम्पोर्टेंट वीडियो भी मिलेंगी। और आपको फ्री में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ, पीडीएफ फ्री में होंगी। और ये मॉक टेस्ट हैं, ये आपके फ्री में भी होंगे और पेड भी होंगे। कैसे होंगे, पेड भी होंगे। तो कुल मिला के आपको ये प्ले स्टोर से एमआर के स्टडी डाउनलोड करना है। और इसी पे आपकी जो पीडीएफ है वो आपके इसी भी हमारे प्ले, जो आपका मेरा एप्लीकेशन है उसी पे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी पीडीएफ। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउनलोड करें और शेयर करें। और ये हमारी जो वीडियो आती रहेंगी कृपया इन सब को देखना नहीं भूलें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।